हम माइक की आदत पड़ेगी। ये आवाज सही आ रही है एकदम। तो भरण ऊतक पढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ऊतक तंत्र पढ़ रहे थे, है ना, ऊतक सारे पढ़ लिए। बात की ऊतक तंत्र में क्या चला था, अधिचर्म ऊतक तंत्र को पढ़ लिया हमने। आगे क्या है अपना टॉपिक, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि भरण ऊतक तंत्र। ठीक है, तो अब इसमें इस तरीके से बल्लभपुर वगैरह जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसमें कहाँ पर क्या पोजीशन होगी, तो ये जैसे मान लो इधर संभान ऊतक है, यहाँ अधिचर्म ऊतक है, तो ये जो एरिया बचा यहाँ पर जो ऊतक होंगे, चाहे वो मृदुतक हो या स्थूल कोणोतक हो या रणोतक हो, सब मिलके क्या बोले जाएंगे, भरण ऊतक। ठीक है, तो खाली जगह को क्या कर रहे हैं, रिक्त स्थान को भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखो इसमें एक सेंट्रल एरिया ले लिया जाता है परिरंभ को, परिरंभ के बाहर की तरफ है या परिरंभ के अंदर की तरफ है। ठीक है, जो परिरंभ के बाहर की तरफ संरचनाएं होती है उसे क्या कहते हैं हम, बाह्यरंभीय, और जो परिरंभ के अंदर की तरफ होते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतःरंभीय। ठीक है, केवल वलकुटी नहीं होता, परिरंभ के बाहर की तरफ कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी वो आप देखते हैं। यानी कि भरण ऊतक तंत्र में क्या क्या चीज होंगी, इसको दो तरीके से स्टडी करने के लिए हम बांट देते हैं। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे हम, बाह्यरंभीय, अब फिर पढ़ेंगे अंतःरंभीय। बाह्यरंभीय, रंभ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टील। ठीक है ना, स्टीलर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सेकंड ईयर में, जब आपने टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा ना, तो उसमें रंभ पूरा स्टीलर सिस्टम है उसके अंदर, पढ़ा होगा, ठोस रंभ वगैरह, है ना। तो आगे बात करें हम बाह्यरंभीय में, तो अधोत्वचा, वलकुट और अंतःत्वचा, तीन चीजें आ जाती है इसके अंदर। अधोत्वचा का मतलब क्या है, बाह्य त्वचा के नीचे जो होती है उसे क्या कहते हैं, हाइपोडर्मिस। देखो जो सबसे बाहर होती है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो अंदर की तरफ होगी, जैसे ये है तना है, ठीक है, सबसे बाहर कौन सी होगी, एपिडर्मिस, अधिचर्म या अधित्वचा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऐसे बनाओगे ना आप लोग डायग्राम, तो वो क्या हो जाएगी, अधोत्वचा या हाइपोडर्मिस। तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाएगी, अधोत्वचा या उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद अगला जो ऊतक आएगा वो इसमें आएगा कॉर्टेक्स, वलकुट। वलकुट के अंदर नॉर्मली कौन कौन सी कोशिकाएं होंगी, जब तना धीरे धीरे उगता है तो उसमें जो कोशिकाएं होंगी वो मृदुतकी होंगी। मृदुतकी का मतलब वो जो कोशिकाएं होंगी उनके अंदर हरित लवक होगा। भाई तना शुरुआत में कैसा होता है, हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर धीरे धीरे तने में थोड़ा सॉफ्टनेस आ जाती है, मतलब वही मृदुतक किसमें बदलने लग गया, स्थूल कोणोतक, कॉलन कायमा, है ना। पैक्टिन और सेल्यूलोज का कॉर्नर्स पर क्या होगा, निक्षेपण हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसमें तन्यता आ जाएगी। फिर धीरे 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 क्या होता है, पौधा एकदम सख्त हो जाता है ना। अब उसके तने को अब झुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, अब चाहे जरूरत पड़ी तो टूट जाएगा, कट जाएगा, पर झुकेगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब उसके अंदर क्या बन गया है, अब उसके अंदर दृढ़ोतक, स्क्लेरल कायमा बन गया। समझ आई बात। तो वो जो ऊतकों में बदलाव होगा उसे क्या बोलेंगे, वलकुट। इस तरीके से यहाँ जो कोशिकाएं होंगी उस कोशिकाओं वाले एरिया को क्या बोलेंगे, वलकुट। ठीक है, अच्छा, वलकुट के बाद अगला आ जाता है एंडोडर्मिस या उसे बोलते हैं अंतःत्वचा। ऐसे बोलेंगे कॉर्टेक्स और इसे बोलेंगे एंडोडर्मिस। देखो भाई एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस में अंतर समझ लेना अच्छे से। एंडोडर्मिस कहाँ होगी, वलकुट के अंदर, और हाइपोडर्मिस क्या होगी, वलकुट के बाहर। आगे बात समझ में, ऐसे समझो इसको कि जैसे हम अगर हम जंतु की बात करें, क्योंकि हम अपने शरीर से फैमिलियर ज्यादा रहते हैं ना, तो सबसे बाहर क्या है, खाल है ना, अंदर हम ये मान लें कि हड्डी है ना, सेंटर। तो हड्डी और उस खाल के बीच में जो मांस वाला एरिया है वो क्या है, वलकुट। समझ रही बात, जहां पर अपनी स्किन, खाल की परत खत्म
और मांस की परत शुरू होती है, वही एरिया क्या है, हाइपोडर्मिस। आगे बात समझ में। और जहां पर मांस वाला एरिया खत्म होता है और हड्डी वाला एरिया शुरू होता है, वहीं पर क्या हो जाती है, एंडोडर्मिस। आगे बात समझ में। अब क्लैरिफाई हुआ या पहले था? अब ज्यादा समझ आ गया, खुद की हड्डी वड्डी जब याद है फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अधोत्वचा और वल्लपुट। ठीक है, अब बात करेंगे कि इसे बाह्य अम्लीय या एक्स्ट्रा स्टीलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है इसे सिस्टम में बांटेंगे ना, तो हाइपोडर्मिस क्या होता है, ये बाह्य त्वचा। अब इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे कि किससे क्या कैसे बनेगी। अधोत्वचा जो होती है कहाँ होगी, अधिचर्म के ठीक नीचे। किससे बनी होगी, दृढ़ोतकी कोशिकाओं से, है ना, यानी कि रिजिड कंडीशन में। और इसके अलावा स्थूल कोणोत्तक, है ना, दृढ़ोतकी या स्थूल कोण। भाई सीधी सी बात है, पहले तो वो स्थूल कोणोत्तकी बनेगी ना, पहले तो वो फ्लेक्सिबल ही होगी ना, फिर धीरे धीरे वो सख्त होगी। या आप ऐसे भी समझो कि आप आलपिन डालो किसी नीम के पेड़ पे, है ना, तने में, तो क्या होगा, जहां पे छाल है पूरी पकड़ी सी, वहां पर आप डाल दे, आलपिन टूट जानी है। जब आप इन दोनों के बीच में डालोगे तो क्या होगा, कुछ दूर तक तो वो जाएगी, है ना, फिर नहीं जाएगी आगे। तो जहां सख्ती शुरू हो गई वहां से जाना बंद। ठीक नीचे स्थूल या फिर उपस्थित होगा। ठीक है, और स्थूल कोणोत्तक और दृढ़ोत्तक उपस्थित होने के साथ साथ कैजुराइना वगैरह में अधोत्वचा कैसी होती है, दृढ़ोत्तकी प्रकार की होती है। ठीक है ना, ये क्या करेगी, जहां एक बात याद रखना आपको, जहां आपको ये याद है ना, ये ऊतक क्या करता है पौधे में, सीधी सी बात है, हर ऊतक पौधे में एक काम तो जरूर करता है, यांत्रिक सहारा दे, कुछ और देना दे, यांत्रिक सहारा जरूर देगा, चाहे वो जाइलम हो, चाहे वो फ्लोएम हो, चाहे वो अधोत्वक हो, दृढ़ोत्तक हो या स्थूल हो। ठीक है, वैसे ये मुख्य रूप से क्या करती है, सहारा देने के लिए होती है। ठीक है, कभी कभी इनके अंदर क्लोरेनकाइम मृदुतक की स्थिति भी होती है, तो सीधी सी बात है, जब नया नया उगेगा तो मृदुतक ही होगा, हर तना हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, फिर धीरे धीरे वो बदलता है ना। तो ये हो गया इसमें कैसा, दृढ़ोत्तकीय या स्थूल कोणोत्तकी प्रकार का। दूसरी चीज, तने में बाह्य रूप से कभी कभी क्या होते हैं, गर्त होते हैं, उभार होते हैं। तो ये भी है, क्या होंगे, पौधों के बीच में गर्त उभार। गर्त और उभार का मतलब क्या है, ये इस तरीके से, ये उभार ये गर्त, ये उभार ये गर्त, इस तरीके से लगती है। ठीक है, आगे बात करें वल्लकुट की। ठीक है, तो वल्लकुट जो है इसमें क्या होगा, अधोत्वचा के ठीक नीचे पाया जाएगा और ज्यादातर इसके अंतर्गत क्या होगा, मृदुतकी कोशिकाएं, है ना। अब ये तो लिखवाने की जरूरत है नहीं कि अधोत्वचा के ठीक नीचे होता है, आपको पता है। उसके बाद कैसे ऊतक से बना होगा, ये मृदुतकी कोशिकाएं होंगी। इसके अलावा मृदुतकी कोशिकाएं कैसे होंगी, हरे सबक वाली होंगी, तो फिर वो धीरे धीरे स्थूल कोणोत्तकी हो जाएंगी, तो यांत्रिक सहारा वगैरह देंगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ कोशिकाएं, मृदुतकी कोशिकाएं कभी कभी संचयन का काम करती है, यानी कि रेजिन, टैनिन, ग्लू, गम, गोंद, जो भी पौधों से हमें रबड़ वगैरह, छील वगैरह मिल रहा है, वो सब कहाँ होगा, वल्लकुट नहीं। आगे बात समझ, क्योंकि भाई वैसे भी और तो कोई जगह बची भी नहीं ना पौधे में। देखो बाहर की जगह काम क्या है, उसको संभाल के रखने का, और अंदर जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम फूड सप्लाई और जाइलम का काम क्या है, जल की सप्लाई। तो बचा कौन, वल्लकुट। ठीक है, इसकी कोशिकाएं धारण करने का काम करती है। क्या क्या रखेंगे उसके अंतर्गत, अच्छा, कभी कभी मृदुतकी कोशिकाओं में ना ज्यादातर कंडीशंस में इसमें क्या होगा, कुछ ही पौधे हैं जहां मृदुतकी कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, पत्तियों में ऐसा होता है मुख्य रूप से वायु वाले कोष्ठ होते हैं। तो वायु वाले कोष्ठ होंगे तो पत्तियां हल्की होंगी, बाउंसी होंगी। जल में तैरने वाले पौधे, उनमें भी पत्तियों में मृदुतक के बीच में क्या होगा, वायु ऊतक होगा, तो ऊपर तैरती रहेगी। लेकिन तने में जो पौधा जमीन पे खड़ा हुआ है, उसका तने में मृदुतक के बीच में वायु ऊतक नहीं होता। मृदुतक का प्रकार है ना वायु ऊतक, मतलब वायु कोशिकाएं जब आ जाती है मृदुतक के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं,
वायु मृदुतक के बीच में जब वायु वाली कोशिकाएं आ जाती है, एयर सैक आ जाता है ना पैरेन्काइमा में, तो उसे क्या बोल देंगे, एरेनकाइमा बोल देंगे उसे, पैरेन्काइमा की जगह पर, है ना, वो टाइप है उसका। तो ये कंडीशन है कि जो मृदुतक की कोशिकाएं होंगी उसके बीच में क्या आ जाएगा, स्पेस जो है एयर वाला वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, रेजिन, रबड़, क्षीर ऊतक, रेजिन नलिका, स्क्लेरोइड, टैनिन, तेल ग्रंथि, मंड कण, ये सब सामान्य रूप से क्या होगा, रेजिन, टैनिन, मंड, मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च। भाई पौधे की ये तक जब तक पत्तियां डेवलप नहीं हुई और ये हरा है तो प्रकाश संश्लेषण करेगा ना, तो प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाएगा, स्टार्च, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज 3000 ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बन जाते हैं, तो वो स्टार्च का इकट्ठा रहेगा, इन्हीं में से रहेगा, इसी रहेंगी संग्रह। इसके अलावा वलकुट में क्या होता है, अच्छा जड़ और तने में अलग अलग स्थिति है, ठीक है ना। अच्छा इसमें इसके अलावा शीर, शीर समझ में आ गया ना, लेटेक्स, ये सब संग्रहण का काम करेंगे। इसके अलावा इसमें क्या होगा, भोजन का संचय का काम होता है। जड़ और तने की वलकुट में थोड़ा अंतर होता है, वो आप लोग जब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पढ़ाओगे ना तब उसमें क्लियर कट अंतर आपको पढ़ेगा, ठीक है। कुछ कोशिकाएं बाहर वाली जो होती है वो मोटी भित्ति युक्त हो जाती है, उसे बाह्य मूल त्वचा भी कहते हैं। कभी कभी ध्यान रखना भाई, कभी कभी क्या होता है, जड़ में कॉर्टेक्स विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और कभी कभी बाह्य त्वचा के अलावा कॉर्टेक्स की कोशिकाएं भी सख्त हो जाती है और सख्त होकर के जड़ को सहारा देती है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, बाह्य वलकुट त्वचा या मूल वलकुट, जो जड़ में ही पाया जाता है, ठीक है। तने के बजाय जड़ में करता है ये काम, कभी बाह्य त्वचा को कोई बनाने में मदद करता है। वलकुट के अंदर की तरफ जो त्वचा होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस, ठीक है। वलकुट को रंभ से अलग करने के लिए, स्टील से अलग करने के लिए कोशिकाओं की एकल परत होती है। एकल परत का मतलब एक ही एक कोशिकाएं होती बस, ठीक है, उसे बोलेंगे एकल। मतलब जैसे ये परत है ना, तो उसमें बस यहाँ एक सिंगल लेयर है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं कि दूसरी आ जाए, तीसरी आ जाए, नहीं, केवल एक ही, ठीक। इसके अंदर क्या होगा, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो ढोलक के आकार की हो जाती है और पंक्ति में व्यवस्थित हो जाती है, ठीक है। और ये यानी प्रस्थ भित्तियों में लिग्निन और सुबेरिन इकट्ठा हो जाता है। इन भित्तियों को क्या कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टी, ठीक है। पहली बात तो कैसी होगी, एकल परत वाली होगी। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, इसमें अंदर त्वचा में कुछ कोशिकाएं ढोलक आकार, लिग्निन और सुबेरिन युक्त हो जाते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन पट्टी बनाती है, ठीक है। उसे कैस्पेरियन भित्ति है, कैस्पेरियन पट्टी, ठीक। कभी कभी इसमें स्टार्च के कण भी पाए जाते हैं, ठीक है। जब इसमें स्टार्च के कण पाए जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, स्टार्च या मंड आक्षर या मंड स्टार्च, स्टार्च संग्रहण करने पर ये स्टार्च शीट या मंड आवरण बनाता है।
हर बार ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही है बात कि हर किसी अंदर एंडोडर्मिस अंदर त्वचा के अंदर हर बार मंडकण नहीं होंगे। कुछ पेड़ ऐसे हैं जहाँ मंड को स्टार्च को एकत्रित करते हैं, जहाँ स्टार्च को एकत्रित करेंगे वहाँ इन्हें बोलेंगे स्टार्च सीड बोल देंगे या मंड आपका बोलेंगे। लेकिन जहाँ पर ये नहीं कर रही है ऐसा, कुछ कोशिकाएं नॉर्मल से के बजाय ढोलक के आकार की होगी तो अच्छा ये स्थिति कहाँ कैसे काम आती है? जैसे जड़ है, जड़ है, जड़ में मूल रोम है, मूल रोम में पानी इसलिए था बाह्य त्वचा में लगा हुआ है। बाह्य त्वचा का तो कौन होता है? मूल रोम। बाह्य त्वचा से कहाँ गया? वलकुट में। वलकुट में पानी जाकर कहाँ जाएगा? जो कोशिकाओं के बीच में स्थान रहता है, कोशिकाओं के बीच में पानी कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है अंतर कोशिका गुजरने के बाद क्या होगा? यहाँ जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, पानी यहाँ से घूम घाम करके यहाँ आया, जहाँ पर देखो भाई आपको पहले ही बताया था लिग्निन क्या करता है? जल रोधी होता है। जहाँ लिग्निन फैला होगा वहां पानी नहीं जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि मुझे अब इस कोशिका में एंटर नहीं करना है, मुझे यहाँ घूम कर कहाँ जाइलम, ठीक है। फिर वो जाइलम के द्वारा इकट्ठा किया जाएगा, फिर जाइलम के ऊपर तक पहुंचेगा, ठीक। तो जहां जहां एक्सपेरिमेंट पड़ती होगी वहां आगे नहीं बढ़ता। अगली बात समझ में ऐसे समझो आप लोग, इस घटना को ऐसे समझिए कि जैसे क्लासरूम में अभी आप लोग बैठे हैं, आपकी जो बेंच वगैरह है, जहां जहां आप बैठे हो वहां कोई दूसरा बच्चा आ नहीं सकता या टीचर। हम भी अगर राउंड लगाएं तो हम वही तो राउंड लगा सकते हैं जहां खाली जगह है ना, या जिस सीट पर आप नहीं बैठे हो हम उस सीट पर जाके किसी को बैठा सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, खुद बैठ सकते हैं, है ना। तो आप क्या हो गए? कैस्पेरियन पर हम क्या हो गए? वाटर मॉलिक्यूल की तरह हम वही घूमेंगे जहां खाली जगह है, वहां नहीं बैठ सकते, उस जगह को पार करके नहीं जा सकते जहां पर आप। अगली बात समझ में, सेम कंडीशन क्या होती है? पानी इधर उधर जाएगा, कैस्पेरियन पट्टियों की वजह से वो उसको दिशा जैसी मिल जाती है, इधर जाना है, इधर, उससे उसका प्रेशर बनने में सहायता हो जाती है। हालांकि कैस्पेरियन पट्टी को कोई विशेष कार्य अभी तक ज्ञात नहीं किया गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कैस्पेरियन पट्टियों को फिर क्या बोलेंगे? भाई ये पानी को क्या कर रही है? बता रही है ना कहाँ कैसे जाना है, तो इनको मार्ग कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? मार्ग कोशिकाएं, पैसेज सेल्स। तो ये कई बार बोलते हैं, तो कैस्पेरियन पट्टी को क्या कहेंगे? मार्ग कोशिकाएं। बहुत सारी कोशिकाएं है ना, ठीक है, ये कोशिकाएं लिखा हुआ है, ठीक है भाई। हैंडराइटिंग समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि क्या लिखा है? मार्ग कोशिकाएं लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो रूट प्रेशर बनाने में काम देंगे, है ना। इसके बाद आगे आ जाएगा अंतरारंभीय यानी इंट्रास्टीलर। अब तक हमने क्या पढ़ा? बाह्यरंभीय स्थिति पढ़ी, जिसके 3 भाग पढ़े, अधोत्वचा, वल्लकुट और अंतस्त्वचा, ठीक है। अब अगला हिस्सा पढ़ेंगे, समझ ना इसको चलिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे क्या आएगा? अंतस्त्वचा, ठीक है ना। अंतस्त्वचा का मतलब क्या होता है? सॉरी, अंतःरंभीय स्थिति है, अंतरारंभीय या सबसे पहले तो परिरंभ, तो क्या कहते हैं? पेरी ठीक है। आगे बात करें पेरिसाइकिल की, तो पेरिसाइकिल में होता क्या है? देखो भाई, कई बार आपने सुना होगा ना कि कोशिकाएं मतलब एक तो होती है जड़, प्राथमिक जड़, मुख्य जड़, मुख्य जड़ के बाद फिर क्या आती है? द्वितीयक जड़ आती है ना। तो ज्यादातर द्वितीयक जड़ों का निर्माण कौन करता है?
परिरंभ, ठीक है। कंपटीशन के जो अगर आप एग्जाम देते हो तो उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन क्या आते हैं कि एंडोडर्मिस पेरिसाइकल्स के बाहर होती है या अंदर होती है? बाहर होती है ना, अभी पढ़ा ना आपने, लेकिन अभी पढ़ा है ताजा ताजा से याद रह गया है ना। ये चीज दिमाग में बैठा लेती है कि बाह्य त्वचा के 3 हिस्से हैं, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, ठीक है। HCP ऐसे याद रखो, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, HCP, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा? पेरिसाइकल परिरंभ। परिरंभ का काम क्या होता है? यानी कि ये संवहन ऊतक की सीमा होती है एक तरीके से, है ना। इसके अंदर की तरफ से क्या होगा? परिरंभ के अंदर की तरफ जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक इकट्ठा हो जाएगा फिर, है ना। ज्यादातर परिरंभ जो होता है वो कैसा होता है? कई कोशिकीय अवस्था होती है और परिरंभ अच्छे से यहाँ लिखते उधर लिखते हैं, जिससे पूरा अपन उस पेज में अंतरारंभी में सबसे पहले क्या आ गया? परिरंभ। तो परिरंभ को क्या कहते हैं? पेरिसाइकल। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेरिसाइकल जो होगा मृदुतकी कोशिकाओं का बना। बहुकोशिकीय परत होती है, मतलब बहुत सारी लेयर्स होंगी और कोशिकाएं भी इसमें बहुत सारी होंगी, ठीक है। और बहुपंक्तिक भी होता है ज्यादातर, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या होता है? दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं भी होती है। दृढ़ोत्तकी का मतलब स्क्लेरेट है, कुछ ही होंगी, वो ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? पाइनस वगैरह में ऐसा मृदुता की कोशिकाएं होंगी जिसमें मृदुता की एल्बुमिनस कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना, जो क्या करती हैं? ट्रांसफ्यूजन वाहिनिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है। हरसिंगार देखा है? हरसिंगार का फूल देखा होगा? नहीं देखा? मधुमालती देखा है? नहीं देखा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कुछ बेल वगैरह लगती है भरतपुर में, बहुत सारे बेल होती है ना जो दरवाजे पर लगाते हैं, ज्यादातर झुमका बेल, रेड एंड व्हाइट से वही मधुमालती, ठीक है। तो उनके अंदर होता है, ठीक है ना। एक पता है कौन सी? ठीक, तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? हरसिंगार की जो पौधे होते हैं ना, निक्टेंथस बोलते हैं उसको, उसमें परिरंभ जो है दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बाकी सब में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है? पाइनस में, पाइनस मतलब चीड़ के पेड़ में, एल्ब्यूमिनस, मृदुतकी एल्ब्यूमिनस, मृदुतकी एल्ब्यूमिनस सेल्स होती है, परिरंभ के अंदर पाई जाएंगी, कई परतीय होती है, ठीक है ना। और ट्रांसफ्यूजन वाहिनिकाओं के द्वारा बनी होती है, ट्रांसफ्यूजन ट्रैकिट्स। द्वारा बनी होती है, समझ रही बात? ये इसकी खास बात है, पेरिसाइकल पढ़ोगे आप लोग। ट्रांसफ्यूजन वाहिनिकाएं का मतलब ट्रांसफ्यूज कौन करेंगी? पानी का सप्लाई करेंगी ना, क्योंकि ट्रैकिट्स जो है वो किसका पार्ट है? जाइलम का, है ना। वाहिनिकाएं करती हैं जाइलम में पानी सप्लाई करवाती है, जो क्योंकि पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है, यानी कि राष्ट्र के दौरान विधि के अंदर वेसल्स वाहिनिकाएं तो पाई नहीं जाएंगी, कौन पाई जाएगी? वाहिनिकाएं लंबी लंबी होती है ना, पतली सी एकदम, जो ज्यादा प्रेशर बनाएंगे और ऊपर आएंगी। तो उसमें कुछ वाहिनिकाएं जो होती है जो पानी सप्लाई के साथ साथ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो उनके अंदर होती है, फिर उसको क्या बोलते हैं? मृदुतकी एल्ब्यूमिनस कोशिका। अगली बात सुने, और ये मृदुतकी एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं जो कि वो क्या बनाने का काम करेंगी? परिरंभ की को बनाने का काम, ठीक है ना।
इसके अलावा हर्सिंगनाल वगैरह में तो दृढ़ प्रकार की होगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो परिरंभ का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। देखो मैं बोर्ड पर वही चीज लिखवाऊंगी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। तो क्योंकि आपके बोर्ड में वैसे ही खाली कुछ लिखा हो गया तो फाइनस के अंदर मृदुत्व की कोशिकाएं होंगी। इसके अलावा क्या होता है, परिरंभ पार्श्व जड़ें बनाता है। ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में छप जाए, ठीक है ना। पार्श्व जड़ें का मतलब क्या होता है, लेटरल टू साइड बाय साइड। तो आगे बात करें परिरंभ की बात, अगला जो बच्चा इसमें क्या है, मज्जा रश्मि, और फिर क्या आएगा, मज्जा, ठीक है, मेडुलरी रेज एंड पिच। तो ये तो हो गया फाइनल वो पहले साइकिल कंप्लीट। उसके बाद आगे बात करते हैं मज्जा रश्मि। मज्जा रश्मि, मज्जा रश्मि को क्या कहते हैं, मेडुलरी रेज, ठीक है। मज्जा रश्मियां या मेडुलरी रेज जो होती हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जिम्नोस्पर्म और द्विबीजपत्तियों में संवहन बंडल के बीच में बनती, ठीक है, मज्जा से लेकर वलकुट तक। और ये ज्यादातर कैसी होती है, मृदु तत्व कोशिकाएं। मृदुत्व की कोशिकाएं जो संवहन बंडल और वलकुट के बीच में उपस्थित होती है, ठीक है, किरण के रूप में होती है, पट्टियां जैसे निकली रहती है, ठीक है। और इसके अलावा इनका निर्माण किससे होता है, द्वितीयक वृद्धि को। प्राथमिक वृद्धि में तो मज्जा रश्मि बोलेंगे ना इनको, प्राथमिक संरचना में मज्जा रश्मियां जो होती है वो एपिकल मेरिस्टेम से बनती है। और फिर बाद में क्या होगा, शीर्षस्थ मृदुतक से बनती, ठीक है। लेकिन द्वितीय वृद्धि के दौरान संवहन ऐसा कैम्बियम से बनती है, ठीक है, संवहन ऐसा होती है, ठीक, ऐसा मतलब कैम्बियम, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, वो बता दिया था ना। प्राथमिक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम बनाने का काम करेगी। एक साल में एक रिंग बनती है और उस एक रिंग को काउंट करके आप क्या कर सकते हो, पौधे की उम्र बता सकते हो, है ना। एक साल में एक रिंग बनेगी। तो वो आपका जो अगला टॉपिक है ना द्वितीयक वृद्धि, उसमें आप फुल डिटेल से, ठीक है ना, कि एक अंदर की तरफ जाइलम बनाएगी, उसे क्या बोलेंगे, नया नया बन रहा है ना, तो जो बाद में बनता है उसे बोलते हैं मेटा जाइलम, और जो पुराना बनता चला गया है वो प्रोटोजाइलम, ठीक है ना। आगे पढ़ोगे ये पढ़ लिया। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, जल और खनिज के संवहन में काम करता है। क्यों है ये मध्य रश्मियां क्या करेंगी, जल व खनिज परिवहन में सहायक होती है। अब सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो, सेकंड पेपर में प्लांट फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैसे संवहन होता है, ठीक है ना। लवणों का भी संवहन होता है, कैसे पौधे ग्रहण करते हैं। आगे बात करते हैं मज्जा, पित्त, पित्त का क्या काम होता है, ठीक है ना। तो तीसरी चीज क्या बची इसमें, पित्त। पित्त जो होती है टेरिडोफाइटा वगैरह के पौधों में तो नहीं होती है, लेकिन ये क्या है, सेंट्रल कंडीशन में होती है, बिल्कुल केंद्रीय एरिया में। देखो उसको मैं डालूंगा, लिख के आ जाएंगे,
तो उसके बाद आ जाएंगे तीसरा, मज्जा। मज्जा को क्या कहते हैं? पित्त। पित्त हर पौधे में हो तो जरूरी नहीं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो, ये बाहर हो गई बाह्यत्वचा, फिर अधोत्वचा, फिर ये हो गया बल्लपुट, यह हो गया जाइलम फ्लोएम, तो यहाँ होगी ये मज्जा, बिल्कुल सेंटर में एरिया। आगे बात समझ में, बिल्कुल केंद्र में। और कैसी होगी? पहले तो मृदुकशी कोशिकाओं की बनी होगी, इसीलिए क्या होगी? सॉफ्ट होगी। वैसे भी देखो, आप कभी जैसे पेड़ कटा हुआ हो सामने ऐसे रखा हुआ, तो आप इसके सेंटर एरिया होगा ना, आप यहाँ आर्थिंग लगाओगे ना, तुरंत लग जाएगी, बहुत सॉफ्ट कंडीशन होगा। किनारे पे लगाओ, यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ सख्ती होगी, है ना, क्योंकि वो नया बना है और दूसरी चीज उसके अंदर अभी पानी भरा हुआ है, इसीलिए वो सॉफ्ट। तो संवहन मंडल के अंदर की ओर केंद्रीय भाग में भरण ऊतक जो होता है उसे क्या कहते हैं? मज्जा। जैसे जैसे रंभ का निर्माण होने लगता है, मज्जा भी दिखाई देने लगती है। मतलब शुरुआत में वो नहीं दिखेगी, बाद में दिखाई देती है। कभी कभी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें वो सेंट्रल एरिया जो होता है मज्जा की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो वो कैसा हो जाएगा? तना खोखला। जैसे कभी सुना होगा सरकंडे का पेड़, सुना है? पानी के किनारे उगता है, तो सरकंडे के पेड़ में, या कभी कभी आपको पता होगा फौजी वगैरह जब नदी वगैरह पार करनी होती है ना, तो क्या करते हैं, वो पाइप जैसा पेड़ होता है ना, उसको तोड़ के काट के उसको मुंह में लगा लेते हैं, उससे सांस लेते रहते हैं, बाकी पूरी बॉडी अंदर पानी में रहेगी। वहां पर मज्जा नहीं है, इसीलिए वो काम में आ रहा है, नहीं तो नहीं आता। मतलब पेड़ का पूरा भाग भरा हुआ है, उसका बल्लपुट वगैरह सब कुछ है उसके अंदर, केवल जो संवहन वगैरह सब है, सेंट्रल एरिया था उसमें मज्जा होगी तो वो ठोस होगा, लेकिन मज्जा गल गई तो वो क्या हो गया? खोखला हो गया ना, ये खोखला हो गया तो वो काम में आ जाए। स्ट्रॉ पाइप समझ लो उसकी प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना। तो मज्जा की कोशिकाएं कैसी होती हैं? संवहन, संवहन मंडल के केंद्रीय भाग, संवहन मंडल के केंद्रीय भाग में कुछ व्रणोत्तक की कोशिकाएं होती हैं। कुछ मज्जा बनाए, ठीक है ना। गल गई या नष्ट हो गई, है ना। ठीक है, तो वो जो भाग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? बिल्कुल हॉलो एरिया हो जाएगा। क्लियर हो गई? अब इसके बाद जैसे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं, मार्सिडिया वगैरह, इनमें मिलता है दृढ़ोत्तक की स्थिति में। साइलोटम के अंदर तो होती ही नहीं है, वो टेरिडोफाइट है ना। तो आगे मज्जा के बाद अच्छा एक बात और, बहुत सारी इसका काम क्या होता है? मज्जा का काम क्या है? रेजिन, टैनिन, क्या करती है? संचय। ये संचय करने का काम करेगी। जहाँ गल जाएगी वहाँ तो खोखला है ना, लेकिन जहाँ नहीं गली वहाँ पे संचय का काम करेगी। अच्छा अभी आपने और पढ़ा था कि बल्लपुट की कोशिकाएं होती है, वहाँ पे संचय देखो भाई, ये कोशिकाएं बनाती नहीं है, केवल संचय का काम करती है, और वहाँ जो कोशिकाएं हैं वो बनाती नहीं है और संचय। आगे बात समझ रहे हैं? वहाँ बनाने और संचय दोनों का काम है। यहाँ एक कोशिका बनाते नहीं है, मुख्य रूप से संचय का ही काम है, स्टोरेज करेगा।
और कोई ज्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा और क्या काम हो जाएगा, जब सारे काम हो जाते हैं ना तो एक ही काम रह जाता है, हर प्लांट टिश्यू क्या करता है, यांत्रिक सहारा देने का काम करता है, ठीक है। बस ये तो सब में आ जाएगा कि यांत्रिक सहारा ये भी देती है, ये भी देती है, सारी जितने भी आप पुस्तक पढ़ोगे, 5 पुस्तक में एक बार जरूर देना कि पौधे को यांत्रिक सहारा, ठीक है। तो भरण ऊतक हो गया आपका आज कंप्लीट। अब इसके बाद क्या रह गया है, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक तंत्र में आप पढ़ोगे कि बाइपोलेटरल होगा, लेटरल होगा, किस तरीके का होगा, संकेंद्रीय होगा या नहीं होगा। ऐसा है तो वो कैसा होता है, ओपन, खुला। कैम्बियम की उपस्थिति में ऊतक तंत्र को क्या माना जाता है, खुला माना जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा होगी तो लगातार वृद्धि करवाती रहेगी ना, तो ऊतक तंत्र कभी पूरा ही नहीं हुआ, वो तो हर साल बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, तो क्या माना जाता है, खुला, ओपन। लेकिन कैम्बियम नहीं है तो अब द्वितीयक वृद्धि होने से ही, सेकेंडरी ग्रोथ उसमें होने से ही दोस्तों क्या मानते हैं, तो आगे क्या पढ़ना है आपको, संवहन है ना, यानी कि कुल मिला के आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है, जाइलम और फ्लोएम की स्थिति देखो कहां पर है, कैसे है और क्या उसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। अभी तो टाइम है। संवहन बंडल उत्पत्ति के आधार पर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। जो पहले बन जाते हैं वो प्राथमिक है ना, क्योंकि प्रारंभ में तो उनको क्या है, मेरिस्टेम से ही बनेंगे ना, वो विविधीय तंत्र से, ठीक। तो जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दिया, इसको वैसे लिख लो व्यवस्था, इसकी स्थिति में आपको बता दें, अगर ये ठीक है, यानी कि एक तरफ क्या है, जाइलम और दूसरी तरफ क्या है, फ्लोएम, ठीक है। तो जैसे मान लो इधर है, देखो एक बात हो गया, जाइलम जैसे जैसे पुराना पड़ता जाता है वो ठोस होता है, ठीक है। जब ठोस हो गया तो जाइलम को सॉलिडिटी दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, ठीक। और फ्लोएम को कैसे दिखाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा पोषण पोषण जैसे कि कपड़ा में घूमता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, फ्लोएम, और यहाँ क्या लिख दिया, जाइलम। ऐसा है नहीं है तो क्या हो जाएगा, क्लोज, यानी कि बंद ऊतक तंत्र हो गया। अगर इसमें ये स्थिति हो, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, और बीच में यहाँ क्या है, प्रदूषकी कोशिकाओं की बनी हुई ऐसा या कैम्बियम, तो इसे क्या बोल देंगे, ओपन। समझ आ गई बात, बाकी की कहानी